हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण स्थिर क्वाथी विलयन। तो स्थिर क्वाथी विलयन को समझने के पहले हमें कुछ टर्म या कुछ प्रोसेस समझना है। अभी आप लोग जो इधर लिखा हुआ है उसको ध्यान मत दीजिए, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, आसवन अर्थात दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण को अलग अलग करने की एक विधि है। इसमें करते क्या है, द्रव को वाष्प में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वाष्प को ठंडा करके संघनन के द्वारा फिर से उसको द्रव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दो या दो से अधिक द्रव जब मिक्स हो रहते हैं और उसको जब हम वाष्पन करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग द्रवों का वाष्प बनने लगता है, उनके क्वथनांक ताप के आधार पर। जिसका क्वथनांक ताप कम होता है वो जल्दी वाष्प बनने लगता है और उसको अलग से हम संघनित करके रख लेते हैं। उसके बाद दूसरा द्रव उसके क्वथनांक टेम्परेचर पर वो वाष्पित होने लगता है, उसको हम अलग से पात्र में रख लेते हैं। तो इस तरह से द्रव को वाष्प में कन्वर्ट करना और वाष्प से फिर से संघनित करके द्रव में लाने की प्रक्रिया हमारा कहलाता है डिस्टिलेशन या आसवन। यह आसवन दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण आसवन, दूसरा बोलते हैं हम लोग प्रभाजी आसवन। तो सिंपल डिस्टिलेशन के माध्यम से हम उन द्रवों के मिश्रण को पृथक करते हैं जिनमें कम से कम 30 अंश सेंटीग्रेड के क्वथनांक में अंतर होता है। कुछ किताबों में 25 अंश भी लिखा रहता है, तो 25 से 30 डिग्री के क्वथनांक में जिनका अंतर होता है उसको हम साधारण आसवन विधि से पृथक कर लेते हैं। अर्थात कम क्वथनांक वाला पहले वाष्प बनने लगता है और 30 डिग्री बढ़ते तक सारा का सारा द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे ही 30 डिग्री बढ़ता है तो दूसरे वाला द्रव जिसका क्वथनांक 30 डिग्री ज़्यादा है वह वाष्प बनने लगता है। तो तब तक ए वाला वाष्प जो है सब खत्म हो जा रहते हैं और उसको हम लोग संघनित करके रख लिए रहते हैं। तो 30 अंश सेंटीग्रेड का डिफरेंस होना चाहिए दोनों द्रवों के क्वथनांक में, तब उनको उसको साधारण आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन को थोड़ा सा और समझा देते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों द्रव यहाँ पर इसमें रख दिए हैं जिनमें कम से कम 25 या 30 डिग्री के क्वथनांक में फर्क है। जब इसको हम गर्म करते हैं, इस प्रकार के जो फ्लास्क होता है इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। तो जैसे ही इसको हम गर्म करते हैं तो जिसका क्वथनांक कम होता है वो उसके टेम्परेचर वह वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है और उसके बाद ये सब वाष्प बन के इसमें इस पाइप के थ्रू इधर आने लगते हैं। तो ये है हमारा संघनित्र। कंडेंस करने के लिए यहाँ पर बर्फ का पूरा आवरण लगा दिया जा रहता है या ठंडे पानी इसमें से गुजारते रहते हैं। किसी भी तरीके से यहाँ पर हम इसके वेपर को फिर से कंडेंस करके वापस बूंद में बदलते हैं और यहाँ पर उसको एकत्रित कर लेते हैं। और 25-30 डिग्री के बढ़ते तक ये सारा का सारा ये जो है वो वाष्प के माध्यम से अलग हो जाता है। इसको फिर अलग हटा लेते हैं, दूसरा पात्र रख देते हैं। फिर उसके बाद बी का जैसे ही क्वथनांक टेम्परेचर आता है वो उबलने लगता है और उसके वाष्प बनने लगते हैं, उसको फिर इसमें रख लेते हैं। अगर सी भी है तो अगली बारी सी की आती है। इस तरीके से हम इसको सेपरेट करते हैं। कभी कभी इसमें कुछ अवाष्पशील अशुद्धियाँ भी रहती हैं, तो वो भी सभी द्रव को अलग अलग वाष्प में कन्वर्ट करके उसको संघनित्र में अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ सारी अवाष्पशील अशुद्धियाँ रह जाती हैं। तो इस तरह से आसवन विधि से हम दो काम पूरा करते हैं। एक, दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण को पृथक भी करते हैं और दूसरा उसमें अवाष्पशील अशुद्धि रहते हैं तो उसे भी हम शुद्ध कर लेते हैं। द्रव को वाष्प बना करके अलग कर लेते हैं और अशुद्धियाँ उसमें रह जाती हैं। तो ये है हमारा साधारण आसवन विधि। अब देखिए, प्रभाजी आसवन में क्या होता है,
इसमें अब क्या किया जाता है, ऐसा एक कॉलम लगा दिया जाता है, प्रभाजक स्तंभ जिसको कहा जाता है, उसको यहाँ पर लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, उसको यहाँ पर हम लगाते हैं। ये तापमापी है, टेम्परेचर देखने के लिए लगाया गया। अब इसको हम कुछ इस तरीके से बदल दे रहे हैं। अब इसके ऊपर भी इसको लगा दिया गया, कुछ इस तरीके से इसको लगा दिया गया है। और इसमें ऊपर से ये इतना टेढ़ा नहीं रहता है, बस समझाने के लिए बता दिया मैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो लगा हुआ है ये क्या करता है, ये कई प्रकार का प्रभाजक स्तंभ बना होता है। यहाँ इनका काम क्या है, जो भी वाष्प बनता है उसको रुकावट पैदा करते हैं। यहाँ पर वाष्प जैसे घूम घूम करके इस तरह जाएगा। इस तरीके का भी प्रभाजक स्तंभ होता है। और कुछ प्रभाजक स्तंभ में कांच के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। वो अब देखते हैं इनका क्या काम है, ऐसा रुक रुक करके जाने से क्या फायदा होता है। तो देखिए, ए और बी में अभी क्या है, क्वथनांक में बहुत कम का अंतर है। कम क्वथनांक वाला ए जैसे ही वाष्प बनता है तो 5, 7, 8, 10 डिग्री का अंतर होता है। तो 5, 7, 8, 10 डिग्री बढ़ते ही बी के वाष्प भी इसमें बनने लगते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये सब वाष्प इसमें से ऐसे अवरोध के साथ में जाते हैं। तो जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, जो अब ए के पीछे पीछे जा रहा है, वो उस रुकावट के चलते वापस ठंडा होकर के संघनित होकर के वापस इसी में फिर इससे गिर जाता है बूंद बन करके। और जिसका क्वथनांक कम है वो वाष्प बनते बनते ऊपर की ओर जाने लगता है। और ऊपर की ओर जाते जाते कम क्वथनांक वाले का भी कुछ संघनन हो जाता है, लेकिन उसके पीछे उसके वाष्प हमेशा कंटिन्यू जाते रहते हैं। तो कम क्वथनांक वाला जिसका वाष्प उड़ रहा है वो थोड़ा सा संघनित होकर के नीचे आता भी है, तो पीछे वाले वाष्प से वो वापस से फिर से वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से वो पहले इसमें चला जाता है, यहाँ संघनित से ठंडा होकर के आ जाता है। तो इस तरीके से रुकावट के माध्यम से ज़्यादा क्वथनांक वाला जो उसके पीछे में वाष्प बन के दौड़ रहा था, उसको रुकावट के माध्यम से उसको संघनित कर देते हैं। यहीं पर वो पीछे ड्रॉप बन के वापस गिर जाता है और सिर्फ एक ही द्रव ऊपर की उठते उठते जाता है। तो इस तरह से इसको कई बार दोहराते हुए हम द्रवों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये होता है प्रभाजी आसवन। तो इसको समझने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि अभी हम एजियोट्रॉपिक मिश्रण में इसका यूज देखेंगे। ओके, अब देखते हैं, जब दो द्रवों को मिलाते हैं तो हमने इस प्रोसेस से देखा कि क्वथनांक में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं। क्या ऐसा मिश्रण भी मिल सकता है जिसमें दोनों द्रव एक ही क्वथनांक में उबलने लगे, एक ही क्वथनांक में उसका वेपर बनने लगे और एक ही टेम्परेचर पर वापस से संघनित होने लगे? क्या दो द्रवों को मिलाने पर ऐसा संभव है, पूछता है भारत। तो साइंस कहता है यस, इट इज़ पॉसिबल। दो द्रवों के एक निश्चित रेशियो बनाना पड़ता है, एक निश्चित रेशियो। इसके ए का कुछ ml रहेगा और बी के कुछ फिक्स ml को मिलाने पर वो दोनों ऐसा विलयन बनते हैं जो एक ही टेम्परेचर पर दोनों के दोनों वाष्प में कन्वर्ट होने लगते हैं और वापस संघनित करने पर एक साथ दोनों द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता होगा जरा सोचिए। चलिए एक उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे 5 चम्मच नमक है और 2 चम्मच शक्कर है, ठीक है। 5 चम्मच नमक है और 2 चम्मच शक्कर है, 2 चम्मच शक्कर है। तो अभी इसका स्वाद जो है नमकीन है। हम चाहते हैं कि दोनों का जो कुल मात्रा है वो 7 चम्मच से ज़्यादा ना हो, लेकिन हमको जो है ना तो नमकीन स्वाद चाहिए ना ही मीठा स्वाद चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 चम्मच नमक में से 1 चम्मच नमक को कम करेंगे और शक्कर की मात्रा को 1 चम्मच बढ़ाएंगे।
अर्थात जिसका स्वाद ज़्यादा आ रहा है उसकी मात्रा को कम, और जिसका स्वाद कम आ रहा है उसकी मात्रा को ज़्यादा। इसको 4 चम्मच करेंगे और इधर 2 चम्मच शक्कर को 1 चम्मच बढ़ा देंगे, 3 चम्मच हो जाएगा। अब फिर टेस्ट करेंगे तो अभी भी हमको नमकीन लगेगा, क्योंकि ये 4 है ये 3 है। तो आधा चम्मच शुगर और बढ़ाते हैं और आधा चम्मच नमक कम करते हैं, तो 3.5 चम्मच हमारा नमक हो गया और 3.5 चम्मच शक्कर हो गया। तो दोनों का बराबर मिश्रण आ जाने पर स्वाद हमको ना तो नमकीन लगेगा ना ही मीठा लगेगा। तो ऐसे ही कुछ मिश्रण हमको बनाना पड़ेगा 2 द्रव में, जिसका क्वथनांक कम होता है, जो जल्दी से उबल जाता है, जिसके वाष्प जल्दी बन जाते हैं, उसके मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दो, और जिसका क्वथनांक उच्च रहता है, जो ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर में बनता है, उसकी मात्रा को कम कर दो। तो इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते एक मिश्रण हमको मिलेगा। कम बॉइलिंग पॉइंट, कम क्वथनांक वाले की मात्रा को ज़्यादा करना है और ज़्यादा क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा को कम करना है। तो एक रेशियो हमको ऐसा मिलेगा, एक कंपोजिशन, एक मिश्रण ऐसा मिलेगा कि दोनों के मिक्स होने पर अब वो एक ही टेम्परेचर पर दोनों के दोनों द्रव का वाष्प बनने लगता है, और दोनों के दोनों वाष्प में कन्वर्ट होंगे, और वापस यदि ठंडा करते हैं तो वो फिर से द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं एजियोट्रोप्स, स्थिर क्वाथी मिश्रण, अर्थात दोनों द्रवों के क्वथनांक स्थिर हो गए, फिक्स हो गए, बराबर हो गए, एक समान हो गए। अब दोनों के दोनों एक साथ वाष्प में बदलेंगे और दोनों एक साथ संघनित होकर के द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्सपेरिमेंटली है हम जान सकते हैं। तो अब डेफिनेशन क्या बनता है एजियोट्रोप्स या स्थिर क्वाथी विलयन या स्थिर क्वाथी मिश्रण का परिभाषा क्या बनता है। देखिए, 2 द्रवों के निश्चित संघटन वाला ऐसा विलयन जो एक ही टेम्परेचर पर वाष्प में बदलता है और बिना संघटन परिवर्तन किए एक ही टेम्परेचर पर वापस से वो संघनित होकर बूंद में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। ठीक, बिना संघटन परिवर्तन की का अर्थ क्या होता है, दोनों का जितना जितना रेशियो है उतना रेशियो द्रव में होना चाहिए। ए मान लो 40% है, अब बी 60% है, तो द्रव में भी 40 और 60 का रेशियो है। जैसे ही वेपर बनने लगा तो उस वेपर में भी 40 और 60 के रेशियो में उसके वेपर रहेंगे, और वापस से जब उसको संघनित करते हैं तो 40 और 60 के रेशियो में फिर से द्रव में हमको प्राप्त होना चाहिए। तो हर फिजिकल स्टेट पर उनका रेशियो उतना ही होना चाहिए। तो उसको कहते हैं बिना संघटन परिवर्तन किए उसका द्रव से वाष्प में कन्वर्जन और वाष्प से फिर से लिक्विड फेस में कन्वर्जन होने पर उसे हम एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक विलयन कहते हैं। अर्थात वो एक साथ इतनी गाढ़ी दोस्ती हो जाती है कि वो एक साथ द्रव में भी रहते हैं, एक साथ वाष्प में बदलते हैं और एक साथ वाष्प से फिर द्रव में आ जाते हैं। देखिए, मतलब याराना कितना तेज है। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो दोनों द्रव में खासी दोस्ती हो गई है ना, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म में 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, ला 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 ला। देखिए, ऐसा दोस्ती, ऐसा याराना, ऐसा चाहत, ऐसा बॉन्डिंग, ऐसा अट्रैक्शन दोनों में हो जाता है कि वो हर फेस में उसी कंपोजिशन में दोनों के दोनों द्रव रहते हैं। उसको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझते हैं। चलिए, अच्छा, एजियोट्रोपिक मिश्रण में कुछ विशेषता देख सकते हैं। विशेषता कहें या उसके लिए आवश्यक शर्त कह सकते हैं। देखिए, एजियोट्रोपिक मिश्रण कब बनता है, जब दो
द्रव ही आपस में मिले, अर्थात बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, द्विअंगी विलयन होना चाहिए, मतलब दो ही कंपोनेंट मिल करके समांगी मिश्रण बनना चाहिए और दोनों के दोनों द्रव होना चाहिए। तो दो से अधिक कंपोनेंट मिला करके हम एजियोट्रॉप मिश्रण नहीं बना सकते। ऐसा बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है कि तीनों द्रव के बॉइलिंग पॉइंट जो है बराबर आ जाएं, तो सिर्फ ये बाइनरी सॉल्यूशन में देखा गया है। और दूसरा, दोनों क्वथनांक समान होते हैं। तीसरी बात, इनको किसी भी आसवन से हम पृथक नहीं कर पाएंगे। खास बात, साधारण आसवन से तो कर ही नहीं पाएंगे, प्रभाजी आसवन से भी इसको हम दोनों द्रवों को सेपरेट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि लिक्विड फेस में भी वो दोनों के दोनों उपस्थित हैं। जैसे ही वेपर बनने लगे तो दोनों एक साथ वेपर बनते हैं और उसका फिर से कंडेंस करने पर एक साथ लिक्विड फेस में आ जाते हैं। ऐसा बॉन्डिंग, ऐसा याराना हो गया है कि वो छोड़ ही नहीं पाते हैं एक दूसरे को। तो इसीलिए ये किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे दो द्रवों के मिश्रण को हम एजियोट्रोप, स्थिर क्वाथी विलयन। देखिए एग्जाम्पल, अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन के लिए ग्राफ प्लॉट किए थे, वैसे यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, दोनों द्रवों के मोल फ्रैक्शन में ग्राफ। देखिए, दो द्रव हम लेते हैं, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री है और कार्बन डाइसल्फाइड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एक निश्चित रेशियो दोनों का ऐसा प्राप्त होता है जहां दोनों के क्वथनांक एक हो जाते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए, इधर हम टेम्परेचर ले लिए हैं और इधर मोल फ्रैक्शन दोनों के। कैसे? पहले इधर ले लेते हैं हम एसीटोन और उसी के नीचे में लिख देते हैं हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए, तो एसीटोन यहाँ पर अभी मान लो एसीटोन का मोल फ्रैक्शन 100% है, मतलब अभी सिर्फ एसीटोन है, उसमें कुछ मिलाया नहीं है। तो यहाँ पर 100%, ये 100 ml ये है और ये 0 ml है, ये हमारा 0 ml है। देखो शुरू में, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा, वो सिर्फ एसीटोन के हिसाब से आएगा। 56 डिग्री मान लीजिए, यहाँ कहीं पर 56 डिग्री है हमारा, यहाँ पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर वो उबलने लगता है। अब हम क्या करते हैं, 100% 100 ml में से 2-2, 4-4 ml उसको निकालते हैं और उतने ही अमाउंट कार्बन डाइसल्फाइड की मिलाते जाते हैं। तो जैसे जैसे इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते जाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला ऐड होता जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घटते जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से जैसे 2 ml 4 ml इसको कम करते जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा अब आ गया ये 80 ml और ये हो गया हमारा 20 ml। तो इस तरह से मिलाते 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 जब हम जाते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट घटते जाता है इस तरह से, ऐसा। अब जैसे जैसे इसमें कार्बन डाइसल्फाइड हम मिलाते जाएंगे, चूंकि कार्बन डाइसल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उस मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट भी घटने लगेगा और घटते घटते वो इस तरीके से हमको एक रेशियो तक आके एकदम मिनिमम हो जाता है। यहाँ से फिर बढ़ते 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 बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस रेशियो के बाद अब कार्बन डाइसल्फाइड की मात्रा बढ़ने लग रही है और कार्बन डाइसल्फाइड प्योर होते जा रहा है, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको फिर से बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। क्योंकि यहाँ तक आते आते ये 0 ml हो गया और ये 100% क्या मिल गया हमको, कार्बन डाइसल्फाइड मिल गया। तो कार्बन डाइसल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है।
तो ये जो कॉम्बिनेशन आता है ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यहाँ पर 34% या 34 ml हमारा एसीटोन बचा रहता है और 66 ml कार्बन डाइसल्फाइड हो गया है बढ़ते बढ़ते। तो यह जो कॉम्बिनेशन निकलता है यही इन दोनों का एजियोट्रोपिक मिश्रण बनाता है, एजियोट्रोप बनाता है। ये एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का एक ऐसा रेशियो, मैजिकल रेशियो निकल कर है कि 34 ml का एसीटोन और 66 ml यदि हम कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाते हैं तो वो एक ऐसा मिश्रण मिलता है जो इस टेम्परेचर पर, ये रेशियो है, इस टेम्परेचर पर वो दोनों के दोनों एक साथ उबलने लगते हैं, एक साथ वेपर में कन्वर्ट होते हैं और एक साथ फिर से संघनित हो जाते हैं। तो यह जो मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट हम जो मिलता है एक्सपेरिमेंटली वो होता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए, अब इन दोनों के रेशियो वाला मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 33 डिग्री सेंटीग्रेड। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन में हम आएंगे और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। एक दूसरा उदाहरण हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ये देखिए, एसीटोन में अब हम क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं। देखिए, एसीटोन 56 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें अब क्लोरोफॉर्म को मिलाते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 61 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों के मिश्रण से हमको फिर से एक एजियोट्रोप मिलेगा। इधर लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये देखिए, तो यहाँ पर अभी 100 ml है यहाँ, और ये कितना है 0 ml है। तो हमको जो बॉइलिंग टेम्परेचर मिलेगा वो वही मिलेगा जो एसीटोन का है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, यही कहीं लिख देते हैं हम, ये मान लीजिए यहाँ पर है। अब जैसे जैसे उसमें से एसीटोन निकालते जाएंगे और उतने ही अमाउंट में क्लोरोफॉर्म उसको ऐड करते करते जाएंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, चूँकि हम ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला पदार्थ मिलाते जा रहे हैं, द्रव मिलाते जा रहे हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ये देखिए, अब यहाँ से वो डाउन होते होते 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको बॉइलिंग टेम्परेचर मिलता है। क्यों यहाँ पर अब क्लोरोफॉर्म 100% हो गया है। एसीटोन 0 ml हो गया और क्लोरोफॉर्म 100% हमको मिल रहा है। तो अब क्लोरोफॉर्म का जो प्योर क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो हमको यहाँ पर मिलता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एसीटोन रहता है 66% और क्लोरोफॉर्म रहता है 34%। इसका जस्ट अपोजिट है। तो ऐसा हर बार नहीं होता है, ये इत्तेफाक है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के एजियोट्रोपिक मिश्रण में ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा संयोग से हमको मिला है। सब अलग अलग द्रवों का अलग अलग में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर है वो निकल करके कितना आता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। और ये दोनों का जो मिश्रण बनता है ये अब बन जाता है एजियोट्रोप। तो दोनों के ग्राफ को देखिए जरा, इसमें क्या आ रहा है, जो एजियोट्रोपिक मिश्रण बन रहा है वहां का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एजियोट्रोपिक मिश्रण बन रहा है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है
बॉइलिंग टेम्परेचर है वो दोनों अवयवी द्रवों के क्वथनांक से ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमको यहाँ दो प्रकार के एजियोट्रॉपिक मिश्रण मिलता है। स्थिर क्वाथी विलयन के दो प्रकार। ऐसा स्थिर क्वाथी विलयन जिसका क्वथनांक अवयवी द्रवों के क्वथनांक से कम होता है, इसको कहते हैं निम्न क्वथन एजियोट्रोप। निम्न क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी विलयन, इसको बोला जाता है लो बॉइलिंग एजियोट्रोप, LBA, लो बॉइलिंग एजियोट्रोप। दोनों अवयवी द्रवों के क्वथनांक से ज्यादा होता है, इसको कहते हैं उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी विलयन, हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप, HBA। तो दो प्रकार के एजियोट्रॉपिक मिश्रण मिलता है। इसके कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। पानी के साथ यदि हम H2O, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका हम लेते हैं 5% और अल्कोहल दूसरा लेते हैं अल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 95%। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है यह भी हमारा लो बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है, जो कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, दोनों से कम। और पानी का ही एक दूसरा कॉम्बिनेशन हमको मिलता है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं उसको, तो H2O और HCl का एक मिश्रण बनाते हैं। H2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री और इसका होता है 96 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों का मिश्रण 80% H2O और 20% HCl लेते हैं, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाता है। और ये दोनों किस टेम्परेचर, इन दोनों का मिश्रण कौन सा टेम्परेचर पर बॉयल होता है? 110 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर से अधिक है। इसका 100 होता है, इसका 96, उससे ज़्यादा है। तो पानी का अल्कोहल के साथ, एथिल अल्कोहल के साथ 5% और 95% के रेशियो में हम देखेंगे तो वो लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाता है। और उसी पानी में यदि हम HCl मिलाते हैं तो इसका 20% HCl सॉल्यूशन हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाता है। इसको ग्राफ को थोड़ा सा और समझने के लिए कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, बना सकते हैं ऐसा। ये जो नीचे की लाइन है ये लिक्विड फेज का कर्व बताता है। ये लिक्विड फेज में रहेंगे यहाँ पर, इन दोनों के मिश्रण जो है ये द्रव अवस्था में है, और ये जो है यहाँ पे वाष्प अवस्था में है। इधर भी ये द्रव अवस्था में रहेगा और इधर ये वाष्प अवस्था में रहेगा, और अंदर पर दोनों फेस इसमें रहते हैं। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। जो लोअर कर्व है, नीचे का जो लाइन है वो लिक्विड फेज को बताता है, और ऊपर का लाइन जो है ये वेपर फेज को बताता है। बीच में लिक्विड और वेपर दोनों होते हैं इस एरिया में। तो हमको अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वेपर फेज पर ही ध्यान देना आता है। तो वेपर का कर्व ये होता है ऊपर वाला। तो ये देखिए दो उदाहरण दे दिए हम, ये वाला और ये वाला हमारा LBA है, और पानी HCl और एसीटोन इसका HBA है। अब इस दोनों प्रकार के एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन से हम एक चीज और इनमें एक रिलेशन निकालेंगे, वो होता है वेपर प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है। होता है कि वाष्प दाब क्वथनांक के उल्टा होता है। यदि वाष्प दाब अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका लो हो जाता है, और यदि वाष्प दाब कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जब हम कुकर में खाना बनाते हैं, कोई भी कुकर में कोई सब्जी पकाया जाता है, तो कुकर का ढक्कन को पैक कर दिए रहते हैं, तो उसके ऊपर जो भी वेपर बनता है वो उड़ नहीं पाता है, और राउल के नियम के अनुसार वही वेपर जो है उसके सतह पर
दाब लगाते हैं और वहाँ पर वाष्प दाब बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर क्वथनांक घट जाता है। तो उसमें पानी के साथ जो रहते हैं या पकाते रहते हैं वो 100 डिग्री से पहले ही वह पानी अब उबलने लगता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 80 या 85 डिग्री में ही वो उबलने लगता है और हमारा जो सब्जी है जो भी पकार है वो जल्दी पक जाता है। और उसी को खुला कढ़ाई में या खुले पात्र में करते हैं तो वाष्प उड़ जाते हैं ऊपर, तो उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो वही रहता है जो वायुमंडलीय दाब का रहता है। तो इसकी वजह से वहाँ खुले में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री पर ही वो उबलता है। तो 100 डिग्री आते तक ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा ईंधन खर्च होता है, सब्जी लेट में पकता है। इसी को यदि हम पहाड़ की ऊंचाइयों पर चले जाएं और वहाँ पर आप कढ़ाई में लेकर के सब्जी पकाओगे तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब और भी कम है, बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पर अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं उबलने वाला है पानी। 110 या 115 या 120 डिग्री पर वो पानी उबलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा देर में सब्जी पकेगी और ज़्यादा ईंधन खपत होगा। कुकर में जल्दी खाना पकने को भी यहाँ समझ सकते हैं। और वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में ये संबंध है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। आप वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में संबंध को समझाते हैं ग्राफ के माध्यम से। ये देखिए, लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप निम्न क्वथन वाले स्थिर क्वाथी विलयन के लिए ताप और उनके मोल फ्रैक्शन में संबंध को दर्शाता है ये ग्राफ। इस तरह से हमको ग्राफ मिलता है। यदि हम उसमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के माध्यम यदि ग्राफ खींचें तो चूंकि निम्न क्वथनांक होने पर बहुत उसका वाष्प दाब उच्च होता है। तो जो राउल्ट के नियम से हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन होते हैं वो उनका वाष्प दाब उच्च हो जाता है। जैसे कैसा था हमारा, देखिए धनात्मक विचलन वाला हमारा इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। ये हमारा आइडियली होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा ना हो करके धनात्मक विचलन में क्या हो जाता है, ये थोड़ा बढ़ जाता है ऐसा, ठीक है, और ये भी बढ़ जाता है ऐसा, और ये हमको मिलता है इस तरीके का। ये देखिए, ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का ग्राफ ऐसा मिलता है। तो यहाँ से देखिए, ये जो पीक वेपर प्रेशर मिला है, ये जो पीक वेपर प्रेशर मिला है, तो इसी कॉम्बिनेशन पर जो दोनों द्रवों का रेशियो मिल के आता है वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी रहेगा। यदि उसी दो द्रव को यदि हम लेते हैं और उनके टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन पर यदि ग्राफ खींचेंगे तो जितना ml दोनों का मिलेगा, यदि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच यदि ग्राफ खींचेंगे तो उतना ही ml के रेशियो पर यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा, अर्थात वही रेशियो यहाँ पर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो हमारा निम्न क्वथन एजियोट्रोप भी दर्शाते हैं। अर्थात धनात्मक विचलन दर्शाने वाले सभी विलयन निम्न क्वथन एजियोट्रोप भी दर्शाते हैं, या निम्न क्वथन एजियोट्रोप जिसमें मिलता है वह हमेशा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट उच्च होने से वाष्प दाब निम्न हो जाता है। अर्थात हमको इसके वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन में यदि ग्राफ खींचेंगे तो ऋणात्मक विचलन वाला ग्राफ हमको मिलेगा। ये है होना चाहिए ऐसा, इस तरीके से। लेकिन ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, सब घट जाता है, ये नीचे आ जाता है, ये भी नीचे आ जाता है, और ये इनका टोटल में ग्राफ भी नीचे आ जाता है। तो ये जो लोअर वैल्यू मिलता है वेपर प्रेशर का निम्नतम बिंदु जो मिलता है, और इसके पास जो रेशियो हमको यहाँ इसके साथ जो मिलता है, वो यदि उन्हीं दोनों द्रवों के लिए हम इन दोनों के बीच ग्राफ खींचें तो जो रेशियो यहाँ हमको मिलेगा, उन्हीं द्रवों का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ खींचेंगे तो उतने ही कंपोजिशन में यहाँ पर हमको उनका सबसे लोएस्ट वेपर प्रेशर मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ,
कि उच्च क्वथन एजियोट्रोप दर्शाने वाले विलयन का वही कंपोजिशन हमको ऋणात्मक विचलन दिखाएगा, या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का निश्चित अनुपातिक मिश्रण ही उच्च क्वथन वाला एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाता है। तो इस तरीके से हम इसको अनादर्श विलयन के दोनों प्रकार को भी हम लोग एजियोट्रोप से रिलेट करते हैं, या वहाँ से एजियोट्रोपिक मिश्रण को भी समझ सकते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन में उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो सबसे जो पीक वेपर प्रेशर होता है, उच्च वेपर प्रेशर पर जो रेशियो हमको दोनों द्रवों का मिलेगा वही हमारा निम्न क्वथन एजियोट्रोप बनाएगा। और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का यदि हम देखेंगे तो जो सबसे न्यूनतम वाष्प दाब वाला यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा दोनों द्रवों का, वही हमारा धनात्मक विचलन वाला एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाएगा। तो इस तरीके से हम वाष्प दाब और क्वथनांक में संबंध भी समझ गए, एजियोट्रोपिक मिश्रण भी क्या है इसको समझ गए। लास्ट में एक बार समराइज कर देता हूँ मैं। दो द्रवों के निश्चित संगठन का ऐसा मिश्रण है जो एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होता है, वाष्प में बदलता है और एक ही टेम्परेचर पर संघनित हो जाता है, जिसे हम प्रभाजी आसवन से भी उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ये दो प्रकार के होते हैं। यदि दोनों द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट वाला बनता है जिसको हम बोलते हैं निम्न क्वथन वाला एजियोट्रोप, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से उच्च बॉइलिंग पॉइंट वाला मिश्रण बनता है तो उसको बोलते हैं उच्च क्वथन एजियोट्रोप। और चूंकि क्वथनांक और वाष्प दाब दोनों उल्टे होते हैं, क्वथनांक ज़्यादा होता है तो वेपर प्रेशर निम्न होता है, तो उच्च क्वथन एजियोट्रोप का निम्न वेपर प्रेशर होगा, अर्थात ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले सभी विलयन उच्च क्वथन एजियोट्रोप देंगे और धनात्मक विचलन देने वाले सारे विलयन निम्न क्वथन एजियोट्रोप देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।